गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। में फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहले इसका अभिवृद्धि का परिचय मर्द। व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे अभिवृद्धि कहलाती है। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है। शरीर में जो वृद्धि होती है वो कोशिकाओं के विघटित तथा विभाजन पर आधारित होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए यह मात्रात्मक भी कहलाती है। प्राय वृद्धि एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। मानव वृद्धि की विशेषताओं एवं स्वरूप का अध्ययन प्राय सभी शरीर विज्ञानी, जीवनशास्त्री, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री आदि करते हैं। मानव वृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। वृद्धि की परिभाषा फ्रैंक के अनुसार कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। सोरेन के अनुसार अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है। विकास का अर्थ एवं परिचय। विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। प्राय विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु शैशवकाल में विकास अधिक तीव्र होता है। ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है, विकास की गति मंद होने लगती है। थर्स्टन एवं थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रारंभिक वर्षों में सभी प्रकार का विकास अधिक तीव्र होता है। विकास की परिभाषा स्किनर के अनुसार विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। हरलोक के अनुसार विकास का अर्थ परिवर्तन का प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से गठित होता है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन वो अवस्था के अंतर्गत आता है जिनमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और विकास कहलाता है। अभिवृद्धि की विशेषताएं एवं प्रकृति। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। अभिवृद्धि का संबंध सिर्फ आकार व वजन बढ़ने से होता है। आकार बढ़ने से बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अंगों का आकार बढ़ता है। अभिवृद्धि वर्षायु पर निर्भर करती है। इसके आधार पर बालक की आयु का पता लगाया जा सकता है। जैसे जैसे बालक की वृद्धि होती रहती है, उसकी विभिन्न क्षमताओं में वृद्धि होती रहती है। अभिवृद्धि एक निश्चित अवस्था तक आकर रुक जाती है। विकास की विशेषता एवं प्रकृति। विकास की विशेषता एवं प्रकृति निम्नलिखित है। विकास का आशय परिपक्वात्मक परिवर्तन से है। विकास प्रगतिगामी होता है। विकास परिपक्वता और अनुभव का परिणाम है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तन में संवयन पाया जाता है। विकास की अवधि में वृद्धि एवं ह्रास दोनों प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। प्रारंभ में विकास की गति अधिक है तो वृद्धावस्था में ह्रास की गति बढ़ जाती है। विकास का उद्देश्य समायोजन स्थापित कराना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, मतलब वृद्धि और विकास के सिद्धांत। जैसे फर्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और संघर्ष का सिद्धांत। गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययन से सिद्ध कर लिया गया कि परिवर्तन निश्चित सिद्धांत के अनुसार होते हैं, उन्हें विकास का सिद्धांत कहा जाता है। निरंतरता का सिद्धांत में देखते हैं, इसके अनुसार क्या होगा, बालक की प्रक्रिया अविषम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। जैसे प्रथम 3 वर्षों में बालक की विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और उसके बाद मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का भी विकास तीव्र गति से मंद गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता
का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार इस सिद्धांत मतलब उसके अनुसार ये स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। मतलब अलग अलग व्यक्ति में जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। और ये जो अलग अलग विकास जो होगा वो सारे के संपूर्ण काल मतलब पूरे जीवन तक ऐसे ही बनी रहती है। और जो छोटा होता है वही साधारण छोटा ही रहता है। और देखा गया कि जो छोटा है अगर किसी का शरीर नाटा है तो वो कितना भी वो बड़ा हो जाए एज के अकॉर्डिंग उसका शरीर छोटा ही रहता है। विकास क्रम का सिद्धांत में देखते हैं इसकी प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। मतलब ये जो विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलते रहती है, परंतु विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। इस देखते हैं कि बालक का सबसे पहले वो गामक मतलब हिलने डुलने का, हाथ पैर हिलाने का, और भाषा संबंधी सबसे पहले बालक में विकास होता है। बालक पहले कंदन करता है मतलब रोता है, फिर निरंतर शब्दों का उच्चारण करता है, फिर धीरे धीरे वो कुछ शब्द का उच्चारण करने लगता है, अंत में धीरे धीरे वो सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। इसी प्रकार गामक विकास में बच्चा पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है और उसके बाद खड़ा होते चला जाता है। ये हम लोग देखते हुए आ रहे हैं किसी भी बच्चे को कि उनका ग्रोथ कैसे होता है। और विकास शिक्षा दिशा में विकास दिशा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का सिर से पैर की ओर होता है। इसमें देखा गया कि विकास दिशा में सिद्धांत में कि बालक का जो विकास होता है वो शरीर से लेकर पैर तक होता है। जैसे अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा सकता है और 3 माह में वो अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करता है। पहले कोई बच्चा जहाँ देखता है लगातार देखता है, वो धीरे धीरे वो अपने आँख पर नियंत्रण करना सीख जाता है और 6 माह में अपने हाथों की गति पर अधिकार कर लेता है। मतलब वो हाथ पैर हिलाना, उंगली हिलाना और इधर उधर करना सीख जाता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है और 12वें माह में वह स्वयं बैठने और घसक कर चलना सीख जाता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह 1 वर्ष के बाद खड़ा हो करने पर चलने लगता है। मतलब इसमें हम लोग देखें कि कोई बच्चा का पहले सिर होता है, पहले सिर हिलना डुलना सिखाता है, फिर आँख पे नियंत्रण करता है, फिर हाथ पर हिलाता है, फिर वो सहारा लेकर बैठता है, फिर वो 12 महीने में स्वयं बैठने और घिसक कर चलना सीख जाता है और 1 वर्ष के बाद वो अपने पैर पर भी नियंत्रण कर लेता है और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर और चलने लगता है। एकीकरण का सिद्धांत देखते हैं 5वां नंबर पे। इस सिद्धांत के अनुसार बालक प्रत्येक पहले संपूर्ण अंक और की ओर से फिर अंक के भागों को चलाना चाहता है। एकीकरण का सिद्धांत में देखते हैं कि पहले संपूर्ण अंग मतलब वो पूरे अंग को हिलाता है, फिर अंग के भाग को चला मतलब फिर उसके भाग को चलाना सीखता है। जैसे पहले वो हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ हिलाना चलाना सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि एकीकरण का अर्थ में क्रम से संपूर्ण विकास की ओर है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक और भाषाई और संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। ऐसा नहीं है कि हाथ का ग्रोथ हो रहा है तो हाथी का हो रहा है, पैर वो ऊपर से लेकर नीचे तक होल डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होने से उसका आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों की कार्यक्षमता, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है, जिससे उनका मानसिक, भाषाई और संवेगात्मक, चारित्रिक विकास होता है। इसके लिए उचित वातावरण और शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही आयु के 2 बालक बालिकाओं या एक बालक और एक बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्किनर के अनुसार विकास के स्वरूप में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता
होती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं का विकास का प्रतिमान एक ही है और उनमें किसी भी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। समान और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास समान प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य से चलाता है। यही सामान्य से विशिष्ट है। वंशाक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास न केवल वंशाक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण बल्कि दोनों अंतःक्रिया के कारण होता है। स्किनर के अनुसार ये कहते हैं कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यता पर निर्भर बना सकते। स्वाभाविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जैसे जैसे बालक की कार्य करने, सोचने और महसूस करने की क्षमता की विकास होती है, इनको उपयोगों में लाने की अभिप्रेरणा होती है और वह जी जान से यह करता है। संघर्ष का सिद्धांत। परिपक्वता की ओर विकसित होते समय बालक के मन में विरोधी आवेग और मांगे होती है। परिपक्वता प्राप्त करने के प्रयास में बालक इनके विरुद्ध संघर्ष करता है। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि भौतिक होता है और विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों को दर्शाता है। वृद्धि विकास की एक व्यक्ति का किसी एक अंश में परिवर्तन को दर्शाता है, विकास संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। वृद्धि निश्चित समय तक होता है और विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है जबकि विकास की निश्चित दिशा होती है। वृद्धि दिखाई देती है जबकि विकास की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर पूर्णावस्था तक ही चलती है जबकि विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न चलती है। वृद्धि का संबंध शारीरिक मानसिक परिपक्वता से है जबकि विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है, प्रत्येक बालक की वृद्धि सामान्य नहीं होती। विकास की दर में अंतर होते हुए भी समानता पाई जाती है। वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। कुछ बालक के कद, भार या आकार में वृद्धि न होने पर भी वे भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। वृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है। विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्यक्षमता में वृद्धि को इंगित करता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है क्योंकि यह बहुआयामी प्रक्रिया है। लास्ट में देखेंगे, नहीं तो उससे पहले हम लोग देखते हैं और विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, मतलब विकास का क्या सिद्धांत है शिक्षा के महत्व में। तो देखते हैं कि विकास के उपयुक्त सिद्धांतों का शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती है, अतः व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर सभी बालकों से एक जैसे विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि बालक से अधिक की अपेक्षा की जाएगी तो उसमें अपूर्णता की भावना आ जाएगी तथा कम की अपेक्षा की जाएगी तो उसकी भावनाओं और क्रिया को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। परिणामतः वह जिन कार्यों को करने की क्षमता उनमें होगी वह भी ठीक से नहीं कर पाएगा। मतलब बताया गया कि अगर विकास की गति और मात्रा सब बालक में एक जैसी नहीं पाई जाती और जैसे सब बालक एक जैसे नहीं होते तो उनके सीखने की प्रवृत्ति भी सब बालक की अधिक
मतलब कम और अधिक हो सकती है। यदि किसी बालक से ज़्यादा की अपेक्षा रखेंगे कि वो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा करेगा, अगर वो नहीं कर पाता है तो उनमें मतलब अपूर्णता की भावना, मतलब वो सोचेगा कि वो हम नहीं कर सकता है, और जिसको कम की अपेक्षा की जाए और उसकी भावनाओं को और क्रिया को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो जो जो करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो काम करना चाहिए, जिससे उसका विकास सही ढंग से हो सके और वो अपने शिक्षा में आगे बढ़ सके। विकास के सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में बड़े सहायक होते हैं। मतलब विकास जो होते हैं सब पाठ्यक्रम में, मतलब पाठ्य पुस्तक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाना चाहिए जिससे बालक का सभी क्षेत्रों में विकास होता है। मतलब शिक्षा इस प्रकार बालक के अनुरूप इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे वो उसका सारे क्षेत्रों में विकास हो सके। पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन होना चाहिए। विकास के सिद्धांत के ज्ञान के कारण ही बालक विभिन्न अवस्थाएं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं। विकास के सिद्धांतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक का विकास सामान्य रूप से हो या नहीं हो। इस अनुमान से उनके विकास की उचित शिक्षा की व्यवस्था तथा सहयोग दिया जा सकता है। माता पिता अध्यापक बालकों के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण एवं साधन प्रदान करने का प्रयत्न कर सकेंगे। मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे कि बालक का जो सामान्य विकास, कि अगर किसी बालक का सामान्य विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अनुमान उसके शिक्षा की व्यवस्था और सहयोग से दिया जा सकता है। जैसे माता पिता या अध्यापक बालक के विकास की दशा में ध्यान रखेंगे, उनको शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनको जो जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उनका वातावरण, साधन आदि प्रदान करने की कोशिश करेंगे। विकास किस प्रकार का होता है, इसके ज्ञान से अभिभावक अध्यापक यह निर्धारित कर सकेंगे कि बालक के विकास के लिए कब अधिक और कम प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार का ज्ञान बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायता देता है। मतलब उनके माता पिता और अध्यापक को यह पहले से पता होना चाहिए कि अगर इस बच्चे का विकास करने के लिए कब इसमें अधिक ज्ञान डालना है, कब इसमें कम, कब इसको क्या करना चाहिए, ये सब का ज्ञान होगा तो उनको एक अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे जिससे बालक का विकास तेजी गति से होगा। जैसे जब शिशु चलना आरंभ कर देता है तब उसे चलने के अभ्यास के लिए पूर्ण अवसर, उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त सामग्री प्रदान करना है। जैसे जैसे बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है उसके लिए पेरेंट्स लोग पहले हाथ पकड़ के चलाते हैं, फिर उसके लिए वो सामग्री देते हैं जिससे वो आसानी से चल सके। उचित वातावरण के अभाव में या ध्यान न देने पर वह जोर से चलना आरंभ कर देता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की संभावनाएं और सीमाएं होती है। इससे यह संकेत मिलता है कि अध्यापक और माता पिता को बालकों से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं कर रखनी चाहिए जो उनकी विकास की अवस्था से परे है। यदि वह ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम बालकों में कुंठा, तनाव, स्नायुविक दुर्बलता आने का ही होगा। उदाहरण प्राथमिक कक्षा के एक बालक से अमूर्त अवधारणा और सिद्धांतों का विवेचना करने की अपेक्षा रखना गलत है। विकास की अंतर संबंधता ज्ञान को अंतर संबंधित तरीके से प्रस्तुत करने का संकेत देती है। ऐसी अंतर संबंधित ज्ञान प्रयोगात्मक भी होना चाहिए, अर्थात जो कुछ सिखाया उसको व्यवहारिक रूप में करने की कोशिश भी दी जाए, शिक्षा भी दी जाए। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक के विकास के लिए उत्तरदायी है, कोई एक नहीं है। इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात का ज्ञान वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालकों को अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब इसमें वंशानुक्रम, हेरिडिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उनके माता पिता अगर तेज होंगे तो बच्चा तेज होगा, अगर माता पिता अगर तेज नहीं भी हैं तो उनको अगर वैसा वातावरण देते हैं, वैसा माहौल देते हैं तो उस बालक की शिक्षा वो तेजी से वो तेज हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों या तथा निम्न दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
आनुवांशिक कारण, हेरिडिटी फैक्टर। आनुवांशिक कारणों के अंतर्गत जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार तथा बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आनुवांशिक गुणों के लिए पीटरसन ने कहा, किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुणसूत्रों का गुण प्राप्त होता है, जिसे आनुवांशिकता कहते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित जन्मजात अथवा जैविक विशेषता मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, वर्ण, मुख मतलब चेहरा आदि आते हैं। जो लोग शरीर से लंबे, बलिष्ठ, सुंदर, आकर्षित होते हैं वे प्राय खेलकूद, व्यायाम, जिम्नास्टिक, मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में सफल रहते हैं। इसी तरह बहुत नाटे या मोटे लोग भी अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर उसके अनुसार अपना विकास करते हैं। लिंग भेद, सेक्स डिफरेंसेस। शारीरिक और मानसिक विकास पर लिंग भेद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है और वे शीघ्र परिपक्व हो जाती है। बालिकाओं की मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र होती है। संवेगात्मक विशेषता, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां और संवेग जन्म से ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ बालक जन्म से ही क्रोधी होते हैं तथा कुछ जन्म से ही विनम्र और सहृदय होते हैं। दोनों के व्यक्तित्व के विकास में उनकी मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्धि, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वृद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। टर्मन ने अपने परीक्षणों के आधार पर बालक के चलने और बोलने के संबंध में निम्न प्रस्तुत किया। जैसे कुशांग, टैलेंटेड बाल बुद्धि स्तर। टैलेंटेड लोग 13 माह की आयु में चलना सीख जाते हैं और 11 मास की आयु में बोलना। सामान्य बुद्धि वाले 14 माह की आयु में चलते हैं और 16 माह की आयु में बोलना सीख सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति 22 माह की आयु में चलते हैं और 34 माह की आयु में बोलते हैं। मूढ़ मतलब इम्बैली 30 मास की आयु में और चलते हैं और 51 मास की आयु में बोलना सकता। टर्मन के इन अध्ययन के आधार पर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सभी बच्चों के विकास क्रम में ऐसा घटित होता, परंतु मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति के विकास में वृद्धि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक माना है। यही कारण है कि उच्चांग बुद्धि के लोग में विकास बहुत तेजी से होता है और निम्न स्तर की बुद्धि वालों में विकास अपेक्षाकृत धीमा पाया जाता है। वंश या प्रजाति। मानव शास्त्र का अध्ययन करने वालों ने बताया है कि विभिन्न देशों की प्रजातियां का विकास विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के लिए नीगो लोगों के बच्चों की प्रौढ़ता शुरू के वर्षों में श्वेत वर्ण वालों के बच्चों की प्रौढ़ता से 80% अधिक होती है। आंतरिक संरचना। शरीर की बाह्य संरचना के साथ साथ इतनी आंतरिक संरचना भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क की संरचना, पीनियल थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथियां में यकृत, अग्न्याशय, हृदय आदि की क्रिया प्रणाली का विशेष योगदान रहता है। ये समस्त आंतरिक अंग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। वातावरण। आनुवंशिक कारणों के बाद वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। जहाँ तक शारीरिक विकास की बात है उस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, किंतु मानसिक विकास पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक पड़ता रहता है। वातावरण का विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में एक तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अपना कोई मौलिक योगदान नहीं करता, बल्कि जो गुण और विशेषता उसे आनुवंशिकता से प्राप्त होती है उनका पूर्ण विकास करने में यह बहुत अधिक सहायता होता है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति में अनेक ऐसे गुण जिनका विकास होना उसके सफल जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है, समुचित वातावरण और परिस्थिति न मिल पाने कारण दबकर अविकसित रह जाता है। अब हम लोग इसके निष्कर्ष पे देखते हैं। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास बालक अथवा व्यक्ति के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृद्धि और विकास के अंतर के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की शारीरिक परिवर्तन जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वृद्धि
कहलाती है, जैसे भार व लंबाई। जबकि जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई दे विकास कहलाता है। इस सिद्धांत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि क्रम एवं गति तथा निरंतर विकास पर आधारित होती है। और हमारा ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।